गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में आज वाइडर सीपीआर था। डिसेंडिंग सीपीआर के केस में हम सीपीआर को एक रिजेक्शन की तरह लेते हैं। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी, पिवोट पॉइंट के ऊपर ओपनिंग हुई थी और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना हुआ था। और यहाँ पे वीवेब के नीचे 20 MA का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे जो डेज ओपन की लाइन है ये सीपीआर के एकदम बीचों बीच बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला कैंडल ग्रीन बना हुआ था। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो और सीपीआर के पिवोट लाइन से ही एक ग्रीन कैंडल बन जाए और सीपीआर के अंदर है, तो जब तक सीपीआर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। या तो फिर जब पिवोट पॉइंट पे आएगा और वहां से एक ग्रीन कैंडल बने तब फिर ऊपर की तरफ में पोजीशन बनाते चलना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना तो सेकंड कैंडल कहाँ पहुंचा है? टॉप सेंट्रल पिवोट पे पहुंचा है। फिर नीचे आ रहा है, आने दो उसको। आने के बाद में जैसे ही पिवोट पॉइंट से फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर से एंट्री करके फिर से नेक्स्ट टारगेट क्या लेना है? टॉप सेंट्रल पिवोट। फिर नीचे आएगा, फिर पिवोट से सपोर्ट लेगा, फिर से टॉप सेंट्रल पिवोट। और जैसे ही टॉप सेंट्रल पिवोट को तोड़ा, हमको नेक्स्ट कहाँ जाना है? R1 की तरफ में जाना है। लेकिन यहाँ पे वाइडर सीपीआर का केस है और डिसेंडिंग सीपीआर में मैं क्या करता हूँ? 50% लेता हूँ। R1 से थोड़ा नीचे 50% पे ही मैंने प्रॉफिट बुक किया। डिसेंडिंग सीपीआर में होता है ना, तो पूरा R1 तक कभी जाता नहीं। कई बार ऐसा देखा है मैंने, इसी वजह से मैं 50% पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। इसके बाद ये वापस नीचे की तरफ में आ गया। वीवेप का कॉम्बिनेशन 20 में, वीवेप और 20 में एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में आ गए थे, इसलिए ऊपर की तरफ में ट्रेड आसानी से मिला। बट यहाँ पे इस जगह पे पहुंचने के बाद में जो रिजेक्शन लिया है वो बहुत अच्छा मिला है। तो रिजेक्शन को कैसे अपन देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। फिलहाल के लिए जब 20 MA को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया है ये जो कैंडल, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है? वीवेप। और वीवेप को नीचे की तरफ में तोड़ देगा तो फिर डेज ओपन की लाइन या पिवोट पॉइंट आ जाता है। नीचे जाएगा तो नीचे जाने देना है, पहले नीचे जाके और एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट आने के बाद में जो कैंडल बनता है वहां पे एंट्री लेना सूटेबल है, क्योंकि ये जो नीचे आ रहा है किस कैंडल से वापस पलट जाए कुछ कह नहीं सकते हम। इसीलिए ये जो ट्रेड है इसके बाद जो एक रिट्रेसमेंट आया है यहाँ ट्रेड लेना ज्यादा सूटेबल रहता है। पहला टारगेट तो हम पिवोट पॉइंट को ले लेंगे जो कि डेज ओपन के आसपास है। डेज ओपन जब ब्रेक करेगा नीचे की तरफ में तो हम क्या करेंगे? ये जो रेंज है हमारा, इस रेंज को हम देख लेते हैं। ये वाला रेंज, जब तक ये रेंज नहीं टूटता था तब तक के नीचे की तरफ में आता नहीं था। तो ये रेंज टूटा है 12:45 का जो कैंडल है, ये इसके बाद की जो कैंडल है ये वाला तोड़ा है इस रेंज को। तो जब इस रेंज को तोड़ा नीचे की तरफ में तो धीरे धीरे करके ये बॉटम सेंट्रल पिवोट पे आ गया। इसको जाना चाहिए था, पहला टारगेट ये 23,631 पे जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं जा पाया है। इसको हम ऑप्शन चेन में समझेंगे कि ये क्यों नहीं जा पाया है। यहाँ से जो कैंडल का फॉर्मेशन, ये दो कैंडल का जो फॉर्मेशन है ट्विजर बॉटम कैंडल है। ट्विजर बॉटम कैंडल जब भी बनता है मार्केट को थोड़ा सा वापसी करता है। वापसी किया था तो 20 MA, क्योंकि वीवेप के नीचे 20 MA का कॉम्बिनेशन था। इसी वजह से जब ऊपर की तरफ में गया तो 20 में एक रिजेक्शन का काम किया, रिजेक्शन मिला। डोजी कैंडल बना देता तो बेस्ट कैंडल रहता है। वहां से हमको नीचे की तरफ में एक टारगेट फिर से ले लेना है, बॉटम सेंटर। बॉटम सेंटर के बाद में वेट करेंगे कि ये वाला जो स्विंग है टूटे। नहीं टूटा है स्विंग, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए वापस पिवोट और वी वेब तक आकर के क्लोज कर दिया। अब ये क्लोजिंग यहाँ पे क्यों हुई, इसका रीजन हम समझते हैं। अगर प्राइस ओपनिंग हुई है पिवोट के ऊपर में तो इसका रेंज सिलेक्टेड है सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई, तो इसी के बीच में ही आकर के क्लोजिंग देगा। ज्यादातर ऐसा देखा गया है। अगर ये ओपनिंग सीपीआर के नीचे हुई रहती और ऊपर आता तो हो सकता है ये वापस थोड़ा नीचे आकर के यहीं क्लोज दिया रहता। लेकिन पीवोट के ऊपर में आने की वजह से इसमें जो क्लोजिंग है सीपीआर के बीचों बीच मिली या सीपीआर के थोड़ी सी ऊपर मिली। तो अब इसको ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम किया है। ऑप्शन चेन में 23,700 का कॉल लगा हुआ है और 23,900 का पुट लगा हुआ है। देखिए 23,700 का कॉल आप देखेंगे ये डिसेंडिंग सीपीआर में था और 23,900 का पुट असेंडिंग सीपीआर पे था। तो कौन सा सीपीआर के ऊपर में खुला है कॉल और पुट में? दोनों में से एक भी नहीं खुला। तो स्टार्टिंग जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? सेलर का। ठीक है, ये दिमाग में पहला क्लियर हो जाना चाहिए कि सेलर का रहेगा। तो स्टार्टिंग देखिए ये पूरा सेलर का रहा है।
कॉल में सीपीआर के बॉटम सेंट्रल पिवोट है, इसके नीचे रहा है, और इसमें जो वीवैप है ये राइजिंग चैनल में आ रहा था, और वीवैप के नीचे प्राइस जा रहा था। तो ये प्राइस कंजक्शन जोन में वो एक ऊपर से दबा रहा है, एक नीचे से दबा रहा है, तो कंजक्शन जोन। वैसे यहाँ पर भी पुट में देखेंगे तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लिया था, लेकिन पहले ही कैंडल जो था वो S1 प्रीवियस डे लो से सीधा सीपीआर तक पहुंचा दिया था, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से पहले ही टारगेट तो इसका अचीव हो गया। अब इसका जो चैनल है ईएमए का चैनल, वो फॉलिंग चैनल है, तो यहाँ कॉल में राइजिंग और पुट में फॉलिंग चैनल है। तो इसी वजह से प्राइस कहीं जा नहीं पा रहा था, सेलर के लिए कॉल सेल का ऑप्शन मिल रहा था हमको। यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग करना है तो वो किस तरीके से कर सकते थे, जब तक हमको एक ईएमए का फॉर्मेशन है वो राइजिंग में नहीं मिलता है, तब तक बाइंग होगी क्या, नहीं होगी। तो बाइंग करने के लिए हमको चाहिए कोई भी ईएमए या तो राइजिंग हो या तो फॉलिंग। फॉलिंग में हम सेल करते हैं और राइजिंग में हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉलिंग चैनल पैटर्न है, ये पहली बार में जो फॉलिंग चैनल पैटर्न है इसमें तो हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन आप कॉल साइड में देखेंगे यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर हो गया था, वीवेब के नीचे ईएमए का क्रॉसओवर हो गया था नीचे की तरफ में। तो जब नीचे की तरफ में पहला क्रॉसओवर हो गया तो पहली बार में एंट्री हम नहीं करेंगे। ये वापस जब पलट के आएगा और एटीएमए से रिजेक्शन लेगा तब हम पुट में जाकर के एंट्री करेंगे। तो ये जो कैंडल दिख रहा है 9:40 का, यहाँ पे एटीएमए से रिजेक्शन ले रहा है, तो यही वाला कैंडल था एंट्री का। और सेम पुट में ये वीवेब से सपोर्ट ले रहा था और एटीएमए के ऊपर में बन रहा था, तो यही कैंडल मिल रहा था अच्छा खासा। यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना है हमको। तो इसमें सिनेरियो क्या बनना कि ये जैसे वीवेब को ऊपर की तरफ में जब तोड़ा 9:37 का कैंडल, तो पहली बार में अपन एंट्री नहीं किए, वापस पलट के आया। और जैसे ही 9:40 का कैंडल वीवेब को छुआ, वहीं पे एंट्री कर लेना है, तो स्टॉप लॉस एकदम छोटा होगा और एक ही कैंडल आपको 25 पॉइंट का मिल गया। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए, 25 पॉइंट बहुत होता है एक कैंडल में प्रॉफिट बुक करके निकलना। मैंने बताया था वीवेब पे एंट्री रहेगी तो सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे इस जगह से सेलिंग हुआ और यहाँ से भी सेलिंग आ रहा है, मतलब दोनों वी वेब के नीचे ही चल रहे थे प्राइस, इसलिए सेलर का मार्केट था आज। यहाँ पे बाइंग कब बनी, कॉल में जब ये वाला कैंडल आया 10:57 का जो कैंडल था, यहाँ पे कॉल में पूरा ईएमए ऊपर आ गया था वीवेब के, तो यहाँ पे एंट्री मिल रही थी। और अगर यहाँ पे एंट्री नहीं तो ये जो बॉटम सेंट्रल पिवोट है इसके थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टारगेट क्या हो जाएगा, टॉप सेंटर जो पिवोट पॉइंट है कॉल का, वो हमारा प्रॉफिट वाला जगह रहेगा। तो आप अगर इस कैंडल पे भी एंट्री किए हैं तो आपको एक सुटेबल प्रॉफिट यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेड को छोड़ सकते हैं। अगर पहला ट्रेड ये वाला नहीं ले पाया है तो वापस एटीएमए के पास में आने दीजिए, तो ये एटीएमए के पास में है, फिर से एंट्री कर सकते हैं, फिर एटीएमए के पास है, फिर से री एंट्री कर सकते हैं। एक दो बार एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर नहीं ले पाए हैं इस कैंडल पे। और ये वाला कैंडल 9:57 पे बना है, आप देख सकते हैं ये जो रेंज को तोड़ा है स्टार्टिंग का, इसमें ऊपर और नीचे वीक आ रहे थे, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे और हाँ ठीक है, तो जो पहला कैंडल बना था उसके बाद दूसरा कैंडल, और जो शुरुआत का आधे घंटे का हाई और लो, इसमें बहुत ज्यादा जिगजैग मोमेंटम हुआ, तो ये जिगजैग ब्रेक हुआ था 10:55 का कैंडल ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री बनती थी कॉल में। ये पूरा ईएमए का लाइन वीवेब के ऊपर आ गया था 10:57 के आसपास, तो मैं तो छोटे कैंडल पे एंट्री मार देता हूँ, यहाँ पे एंट्री मार देता हूँ मैं, और प्रॉफिट मैं ले लेता हूँ। एक बड़ा कैंडल मिला अच्छा खासा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करता, फिर इस कैंडल पे वापस री एंट्री करता, क्योंकि ये तो एटीएमए के पास है, अगर एटीएमए से दूर हो जाता तो एंट्री नहीं करता। यहाँ पे एटीएमए के पास में फिर से री एंट्री करता, और फिर एक दो कैंडल पे फिर प्रॉफिट बुक कर लेता, फिर एटीएमए के पास आता, फिर एंट्री करता, फिर एक दो कैंडल प्रॉफिट बुक कर लेता। ऐसे करके स्कैल्पिंग मोड पे हम ट्रेड करते हैं। तो कॉल में इतना ही बन रहा था, उसके बाद फिर जो गिरा है आपको तो पता ही है, ये सारा गिरा है। और एक सुटेबल टारगेट लेने के बाद में मैं ट्रेड को छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद में पूरा R1 तक जाएगा भी ना तो मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि वाइडर सीपीआर कब किस कैंडल से पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। और जैसे ही ये पीवोट को नीचे की तरफ में ब्रेक किया, हमारा नीचे का टारगेट जो है
वो पहला टारगेट मैं ये लेने वाला था 23,631 का, लेकिन यहाँ तक आया नहीं मार्केट। क्यों नहीं आया, उसका रीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखिए असेंडिंग सीपीआर का केस है, और यहाँ पे वी वेब के ऊपर में ईएमए का सारा लाइन आ गया था, तो क्रॉस ओवर इसका पहले ही हो चुका था, 11:55 पे के कैंडल पे क्रॉस ओवर पहले ही हो चुका था। लेकिन ये वी वेब के जब ऊपर जाएगा तब ट्रेड बनाएंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे से सपोर्ट लिया 20 EMA से और वापस ऊपर आकर के क्लोज दे दिया। तो एंट्री कहाँ पे बनेगी, 8 EMA के आसपास बनेगी। तो यहाँ पे आप वी वेब के ऊपर में आप एंट्री करेंगे, और कॉल भी वेरीफाई कर रहा था कि नीचे की तरफ में ट्रेड है भैया। तो ये देखिए कॉल और पुट दोनों साथ में बता रहा है कि दोनों क्रॉस ओवर हो रहा है एक साथ। इसी वजह से पुट में एंट्री करना इस कैंडल पे बेस्ट था। कॉल में आप देखेंगे नीचे गया है, फिर एक रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, तो ये कैंडल कॉल में सेल का अपॉर्चुनिटी दे रहा था, और ये वाला कैंडल पुट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा था। यहाँ एंट्री करके पहला टारगेट इसको रखेंगे, और इसको रखने के बाद में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिर से अगर ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, वापस आने का वेट करेंगे, क्योंकि ईएमए जब फैल जाता है तो ट्रेड लेना अवॉइड करना है। थोड़ा सा वापस आने का वेट करेंगे। ये वापस आया, 34 EMA से सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे भी कॉल में देखेंगे तो 20 में से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ में आया है। तो इस कैंडल पे फिर से री एंट्री करके फिर आप प्रॉफिट बुक करेंगे। कहाँ पे, एक कैंडल बढ़िया वाला कैंडल मिलेगा, जैसे कि ये वाला कैंडल या ये वाला कैंडल या ये वाला कैंडल, इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। बड़े ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक करते जाना है हमको, और आराम से बैठना है। जब जब ये 34 EMA से सपोर्ट ले रहा था और ये 20 से रिजेक्शन ले रहा था, एंट्री वहीं पे बन रही थी, तो यहाँ पे एंट्री बनी, प्रॉफिट एक दो कैंडल में ले लिए, फिर 34 पे एंट्री बनी, फिर प्रॉफिट, फिर 34 पे एंट्री, फिर प्रॉफिट, ऐसे करके आप ले सकते हैं। और अगर 34 में ब्रेक कर देना नीचे की तरफ में, अब यहाँ पे क्या हुआ था, असेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर तक पहुंचाया, उसके बाद फिर ट्रेड रिजेक्शन ले लिया। तो जब यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, तब अगर अपन यहाँ पे क्रॉस ओवर हो भी रहा है ना, तो जब इसके ऊपर में जाएगा तब फिर पिवोट की तरफ में जाने वाला है। तो ये गया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड बना नहीं। इसी वजह से ये वाला जगह से 13:35 के बाद से मार्केट में 13:35 ये वाला, इसके बाद नीचे आया नहीं मार्केट। तो ऑप्शन को देखते हुए हमको इंडेक्स में देख लेना है, ट्रेड उसी हिसाब से बनाना है। तो अब ये था पुट के साइड का ट्रेड, और ये जब वापस आया तो वापस में तो ट्रेड लेना नहीं है आपको। 2:30 बजे के बाद में ट्रेड को अवॉइड करना ज़्यादा सुटेबल कंडीशन रहती है। ये हो गया आज का एनालिसिस। अब जाते हैं कल के सीपीआर पे। हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पे एक ईएमए और लगा कर रखा था, उसको मैं इनेबल कर देता हूँ, 200 EMA। देखिए यहाँ पे 200 EMA आ रहा था, इसी वजह से प्राइस की ओपनिंग कहाँ हुई थी, 200 EMA की ऊपर में हुई थी। इसी वजह से मैं चाहता था कि 200 EMA के नीचे चला जाए, तब मार्केट फ्री फॉल आएगा नीचे की तरफ में। लेकिन वो हुआ नहीं ऐसा, ये वापस आकर के क्लोज दे दिया है। अब ये कैंडल जो बना है डोजी कैंडल बना है, तो एक सीपीआर ऊपर से दबा रहा है और 200 EMA नीचे से सपोर्ट कर रहा है, तो ये अटक गया है। जब तक इस सीपीआर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बढ़िया मोमेंटम नहीं आएगा, और जब तक ये 200 EMA के नीचे नहीं जाएगा तब तक अच्छा मोमेंटम आएगा नहीं है। इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा अटका हुआ है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या बता रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर और सीपीआर के नीचे है, तो हम अभी नेगेटिव अप्रोच पे हैं, क्योंकि यहाँ पे वी वैप और 20 में का कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में बन रहा है, इसलिए अभी नेगेटिव अप्रोच में है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब 200 EMA को थोड़ा हटा देता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन के लिए था बस। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, तो यहाँ पे भी डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, और अभी ये सीपीआर से नीचे उतर रहा है। तो सीपीआर से जब नीचे उतर रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर है, तो कहाँ जाना है, वो प्रीवियस वीक लो पे, और प्रीवियस वीक लो नीचे उतारेगा तो फिर S1 तक जा सकता है। लेकिन S1 और प्रीवियस वीक लो का दूरी बहुत ज्यादा है, तो इसका 50% हम लेंगे, है ना। अभी वी वैप और 20 में को कॉम्बिनेशन क्या है, वी वैप 20 में से नीचे चल रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड पे है। तो इसमें जो पिवोट का लाइन है, ये मेजर फैक्टर है नीचे गिरावट का। तो 23,966 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। ये मार्क मैंने कर दिया है।
और हमने क्या किया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे S1 प्रीवियस मंथ लो को मार्क कर दिया और CPR के अंदर को मार्क कर लिया। तो ये वाला जगह को मैंने मार्क करके रखा है, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में और इसको भी रेक्टेंगल फॉर्म में। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ में जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट करेगा, और प्राइस नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट करने का काम करेगा। अब इसको हम ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब हमारे पास में क्लियर है सिनारियो, कल का असेंडिंग CPR बन रहा है लेकिन है नैरोस्ट CPR, तो मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। लेकिन कभी कभी नैरोस्ट CPR में मोमेंटम नहीं आता, क्यों नहीं आता, हम इसको ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तब मोमेंटम आएगा। यहाँ पे असेंडिंग CPR का केस है, अगर CPR के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनता है तो वो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, क्योंकि बीच में कोई स्विंग नहीं आ रहा है ना। और अगर CPR के नीचे उतरता है रेड कैंडल बना करके तो डेफिनेटली वो S1 प्रीवियस डे लो आ जाएगा। S1 प्रीवियस डे लो का जो लेवल है 10:30 बजे के पहले ही ब्रेक कर देता है, तो फिर वो S2 हमको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि S2 पे एक स्विंग आया था यहाँ पे। और S2 पे फिर वापस बाउंस होकर के 20 में से रिजेक्ट करके वापस वो हो सकता है S3 की तरफ में आए। लेकिन अगर ऊपर की तरफ में जाएगा तो क्या होगा, ऊपर में ये जोन आ रहा है, हमने इसको पहले ही देख लिया है। अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में, तो क्या होगा, 10:30 बजे के पहले अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ में, तो वो धीरे धीरे करके R2 की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। R2 पे अपन को प्रॉफिट बुक कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जोन के अंदर भी चला गया है जो कि CPR का जोन है 1 डे का टाइम फ्रेम पे, और दूसरा यहाँ पे 1 घंटे का पिवोट पॉइंट भी आ रहा है, इसी वजह से यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो ऊपर की तरफ में थोड़ा सजग होकर के ट्रेड करना है। इसका ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन के लिए मैं लगा लेता हूँ निफ्टी 23,753 चल रहा है, निफ्टी 23,700। निफ्टी, सॉरी एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को, ऑप्शन चेन में देखेंगे। देखिए यहाँ पे कॉल और पुट का जो चार्ट है, दोनों CPR के नीचे क्लोज दिया है। ये भी CPR के नीचे क्लोज दिया है और यहाँ पे भी CPR के नीचे क्लोज दिया है, मतलब दोनों में डीके हुआ है, सिंपल सी बात है। दोनों CPR के नीचे क्लोज दिया है, तो कॉल और पुट दोनों के चार्ट में अब जो अगला CPR बन रहा है वो डिसेंडिंग CPR है। चलिए हम देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन लगाते हैं। 26 दिसंबर, 23,700 का कॉल देख लेते हैं। देखिए ये डिसेंडिंग CPR बना है। डिसेंडिंग CPR में अगर CPR से नीचे उतरता है तो इसमें सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। S1 प्रीवियस डे लो पहला टारगेट रहेगा, और S1 प्रीवियस डे लो टूटता है तो S2 की तरफ में हमको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा, मतलब डीके हो जाएगा पूरा अगर S1 प्रीवियस डे लो के नीचे जाता है तब के केस में। और जीरो होने के लिए रहेगा तो धीरे धीरे करके होगा, प्राइस में अप मूव आएगा तब भी ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, जीरो ही हो जाएगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली उसको R2 का लेवल मिलेगा, और हो सकता है R3 का लेवल भी देखने को मिले, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। ठीक है, तो ये कॉल का सिनेरियो रहेगा। तो कॉल में वेट करना है कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में मार्केट चले जाए, तभी ट्रेंड रिवर्सल में अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली CPR पे आएगा डीके होने के लिए। अब आते हैं निफ्टी का पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन 23,800, यहाँ पे भी डिसेंडिंग CPR बन रहा है, तो इसमें भी सेम सिनेरियो है। अगर CPR से रिजेक्शन लेगा तो इसमें भी सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। S1 प्रीवियस डे लो पहला टारगेट होगा, और S1 प्रीवियस डे लो टूटता है तो फिर वो जीरो होने के लिए चला जाएगा, मतलब डीके होगा कुल मिला के। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई से अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश कैंडल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में, तो R2 भी जा सकता है, और हो सकता है इसके ऊपर R3 भी चला जाए, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल में मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में ट्रेड अच्छा बनेगा अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है, और R1 प्रीवियस डे हाई से एक रेड कैंडल बनाता है नीचे की तरफ में, तो CPR पे आएगा, ये डीके होगा। तो कल कुल मिला के दोनों कॉल और पुट में डिसेंडिंग CPR है, तो अगर CPR से जो नीचे जाता है उसमें आप सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, या R1 प्रीवियस डे हाई से अगर नीचे जाता है तो भी उसमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और बाइंग करना है तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाने दीजिएगा। कोई भी कॉल और पुट में जाएगा तो उसमें बढ़िया मोमेंटम मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल का केस। ये था मेरा एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।